गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है उन सब बच्चों के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 देने जा रहे हैं। अब इस सीरीज के अंदर होगा क्या, बेसिकली हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम एनवायरमेंट सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी से, राइट। एंड एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें से यूपीएससी ने प्रीवियस सालों के अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ रखे, राइट। एंड आने वाले टाइम में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना यूपीएससी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर एनडीसीज। अब बिफोर वी स्टार्ट दैट कि एनडीसीज होते क्या हैं, किस ट्रीटी का पार्ट है, तो सबसे पहले यह समझना है कि एनडीसीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। द पीपल दोज हु आर नॉट अवेयर कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या। पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली दुनिया भर के सभी कंट्रीज की एक ट्रीटी है जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे आके सबने एग्री करा कि हम आने वाले कुछ टाइम के अंदर अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कंट्रोल रखेंगे ताकि धरती का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ ना सके। और कितना कम करने की कोशिश है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सभी कंट्रीज की कमिटमेंट है, राइट। एंड सभी कंट्रीज ने क्या करा कि अब इससे पहले एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, राइट। लेकिन उस प्रोटोकॉल की दिक्कत क्या थी कि उस प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कुछ नॉर्म्स लागू कर दिए थे कि आपने ये टारगेट को अचीव करना है, ये टारगेट को अचीव करना है। लेकिन फिर डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा लगा कि ये तो अन्याय है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हमें ये बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि अगर हमें कोई भी नॉर्म्स फॉलो करने हैं या क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई एक्शन लेना है तो वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे कंट्री द्वारा लिया गया एक्शन होना चाहिए। कोई और कंट्री हमारे डिसीजंस को डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें कैसे किन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए या किस चीजों को नहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 4, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अंदर ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी गई। इन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का मेन एजेंडा क्या है कि कंट्रीज ने वॉलंटरली डिसाइड करा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम अपने इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे कम हो, इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ है, अभी इंडिया ने रिसेंटली अपना जो एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनको फिर से रिवाइज करा है, अपडेट करा है। अब रिवीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एनडीसीज, एक तो पहली बात ये समझ लो कि दैट दीज आर वॉलेंटरी कमिटमेंट्स जो कि कंट्रीज अपनी मर्जी से करती हैं, राइट। एंड इनको बैक करने के लिए, यानी कि अगर जो भी ये टारगेट सेट करें कंट्रीज और फिर वो किन्हीं भी कंडीशंस की वजह से अगर ना अचीव हो पाए तो उनके ऊपर किसी किस्म का फाइन, किसी किस्म की सैंक्शन जो है वो नहीं लगाई जाती, राइट। तो पहली चीज ये कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। दूसरी बात ये कि ये एनडीसीज को हर एक कंट्री 5 साल के बाद जो है वो अपडेट करता है और ये मैंडेटरी है। एंड सभी कंट्रीज की ये कोशिश होती है कि 5 साल पहले जो हमने टारगेट सेट करा था, जो अगला टारगेट अब हम सेट करने जा रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया ने करंटली 2031 एंड 2035 के टाइम फ्रेम के लिए इन 5 सालों के लिए अपने टारगेट जो हैं वो रिलीज करे हैं। तो इंडिया की और बाकी के सभी कंट्रीज की ये कोशिश क्या है कि हम अपने टारगेट्स को बढ़ाकर, इंक्रीज कर दुनिया के सामने रखें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इंडिया कितना ज्यादा कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, राइट। तो अब जान लेते हैं कि एनडीसीज बेसिकली हैं क्या। इंडिया हैज रिसेंटली अनवेल्ड इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड 2031 and 35 under the United Nations Framework Convention on Climate Change in line with its obligation under the Paris Agreement. And Paris Agreement
के अंडर ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो रखे जाते हैं। देन फिर जो चीज याद रखने वाली है दैट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अंडर आएंगे आपके एनडीसीज। देन अब एनडीसीज बेसिकली जो हमने पहले बात करी दैट दे आर वॉलेंटरी इन नेचर। फिर से रिपीट कर दूं कि वॉलेंटरी इन नेचर होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंट्री इसको अचीव ना कर पाया तो किसी टाइप का फाइन या सैंक्शन उस कंट्री के ऊपर नहीं इंपोज करा जाएगा। देन दीज आर कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान। अब कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान का मतलब क्या कि अगर किसी कंट्री की एमिशन जो है वो ज्यादा है, लेट्स से चाइना की एमिशन जो है वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा है या अमेरिका की एमिशन जो है वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा है, तो वो अकॉर्डिंगली उतने ही प्रपोर्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अगर उनका एमिशन जो है वो ज्यादा है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके टारगेट ज्यादा बड़े होंगे। अगर इंडिया के एमिशन जो हैं वो कम है तो इंडिया अकॉर्डिंगली कम कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। देन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब एम क्या है इन एनडीसीज का? पहला एम इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना, कम करना, एंड सेकेंड इज अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। अब पहली चीज क्या है? रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब आप लोगों को, जो लोग स्पेसिफिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि ग्रीन हाउस एमिशंस होता क्या है। बेसिकली ऐसी गैसेस जो हम एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं, एंड जिन गैसेस की रिलीज होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन इस एनवायरनमेंट को, इस बदलते हुए बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को कंट्रोल कर लें। सेकेंड इज अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल करंटली क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर इंडिया की जो व्हीट प्रोडक्शन है क्लाइमेट चेंज की वजह से 10% कम हुई, राइट। अब ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंस है, राइट। लेकिन हम ये देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड प्रोडक्शन कम हो रही है तो हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते, राइट। क्योंकि हमने याद दिलवा दूं कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एम क्या है? एम है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना। लेकिन फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा ही, लेकिन फिर जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा इसका इंपैक्ट फसलों के ऊपर कैसा होगा, लोगों के ऊपर कैसा होगा, और ये ऐसा इंपैक्ट है जिसको हम बेसिकली चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल हम व्हीट यूज करने की बजाय हम मिलेट्स की तरफ आ जाएं। अब ये मिलेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है एंड क्यों इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री बार बार मिलेट्स प्रोडक्शन के ऊपर, मिलेट्स कंजम्पशन के ऊपर जोर देते हैं? उसका एक बड़ा कारण यह है कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, और मिलेट्स आप ऐसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हो जहां सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं भी है। फॉर एग्जांपल राजस्थान रीजन के अंदर, गुजरात रीजन के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है, राइट, वहां पर भी आप जो है वो मिलेट्स की प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये क्या है? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट आवरसेल्फ और अडेप्ट आवरसेल्फ टू क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये दो एजेंडास हैं हमारे एनडीसी के अंडर। देन फिर बात करें दैट एनडीसीज आर सबमिटेड। एनडीसीज जो हैं उनको सबमिट करा जाता है हर कंट्री द्वारा एवरी 5 years टू द UNFCCC सेक्रेटरीट। इंडिया ने इससे पहले ये टारगेट्स जो हैं 2015 के अंदर एंड 2022 के अंदर ऑलरेडी सबमिट कर दिए थे। अब इस बार इंडिया ने 2031 से लेके 2035 तक के टारगेट जो हैं वो सबमिट करें। अब बात करते हैं कि जो लेटेस्ट हमने अपडेट करा है, लेटेस्ट एनडीसीज को सबमिट करा है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग इंडिया का के मेजर टारगेट्स क्या है, ठीक है। These progressively ambitious targets align with India's long-term goal of reaching net zero emission by 2070 and the vision of building a climate resilient Viksit Bharat by 2047.
अब बात करते हैं कि हमने नए टारगेट्स क्या बनाए हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले इंडिया ने क्या टारगेट बनाए थे। सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल, राइट। तो इनिशियल टारगेट हमारा क्या था? इनिशियल टारगेट ये था कि 2005 के अंदर जितनी हमारी एमिशन लेवल थी जीडीपी के अंदर, उसका 30 to 35% हम जो है वो रिड्यूस करने जा रहे हैं, राइट। लेकिन फिर अब के नए टारगेट्स क्या हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि 30 तक क्या टारगेट थे एंड लेटेस्ट टारगेट क्या है फॉर 2035। अभी हम ये कह रहे हैं कि 2005 के मुकाबले जितनी हम एमिशन करते थे उसके मुकाबले हम इस एमिशन को 47% तक रिड्यूस कर देंगे, राइट। देन फिर बात करते हैं शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। आपको पता है कि इंडिया के अंदर करंटली जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें से 80% यानी कि एक मेजॉरिटी शेयर जो है दैट इज कोल प्रोड्यूस्ड। वो सारा चीज जो है वो कोल से ही प्रोड्यूस होती है, राइट। तो अब उस चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करी जा रही है एंड इंडिया ने पहले ये कमिट करा था कि बाय 2030 हम 40% रिडक्शन कर देंगे, राइट। 40% रिड्यूस कर देंगे, यानी कि सोलर के ऊपर, हाइड्रो के ऊपर या न्यूक्लियर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमारे लेटेस्ट टारगेट क्या है कि इंडिया ने ये कमिट करा है कि आने वाले टाइम के अंदर बाय 2035 हम इन टारगेट को यानी कि अपनी टोटल कैपेसिटी का 60% जो है वो अब हम सोलर, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। Then is additional carbon sink through forest and tree cover। अब ये आपको पता होगा कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों के पास एक स्पेशल कैपेसिटी क्या है कि वो हवा में से कार्बन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं एंड ग्रीन हाउस गैसेस को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने का कि हम ज्यादा एमिशंस जो है वो ना करें, लेकिन फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि हम ज्यादा पेड़ लगा दें, राइट। तो एक तरीका ये भी है कि एडिशनल कार्बन सिंक को कैसे क्रिएट करा जाए ज्यादा पेड़ लगाकर। तो इंडिया ने पहले क्या कमिट करा था कि हम 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है वो पेड़ लगा देंगे। इतने पेड़ लगा देंगे कि एनवायरनमेंट में से इतने बिलियन टन का वो ग्रीन हाउस गैसेस को या कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टारगेट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने ये कमिट करा है कि हम उससे भी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो पेड़ लगाएंगे, जिससे 3.5 से लेके 4 बिलियन टन तक का जो CO2 इक्विवेलेंट है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये हैं जी इंडिया के लेटेस्ट टारगेट्स, लेटेस्ट एनडीसीज जो उसने 2030 से लेके 35 तक जो भी इंडिया ने अचीव करना है उसके बारे में हमने बात करी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन कौन सी ऐसी सरकारी मिशन हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनकी बदौलत इंडिया जो है इन एनडीसीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार का एक ऐसा पेट प्रोजेक्ट है कि सरकार की कोशिश ये है, जैसे अभी करंटली गवर्नमेंट जो है वो जोर किस बात पे दे रही है कि हमें पेट्रोल एंड डीजल से शिफ्ट करना है ग्रीनर व्हीकल्स के ऊपर, राइट। यानी कि वो व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब हमने बात करी कि 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से बनती है, तो फायदा तो कुछ है नहीं। एक तरीके से फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करा या दूसरे तरीके से फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करा, सिचुएशन कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई। लेकिन अब इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर क्या है कि इंडिया की कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम के अंदर जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, चाहे वो गाड़ियां हो, ट्रेन हो, बसेस हो, उन सबको हाइड्रोजन से जो है वो चलाया जाए। नेक्स्ट इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इस योजना के अंदर क्या है कि अगर आप अपने घर के अंदर सोलर पावर पैनल्स को लगवाना चाहते हो, सरकार आपको एक बड़ी हेफ्टी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है, राइट। एंड लोगों को ये एक बढ़िया ऑप्शन क्यों लगता है? क्योंकि बहुत कम पैसे के अंदर सारी जिंदगी, एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, दूसरा
हर कोई ये चाहता है कि इन्वायरमेंट को सेफ रखा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक हेल्पिंग हैंड लेंड कर रही है। देन इज पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम के अंडर क्या है कि वो वाटर पंप्स जो जनरली फार्मर्स यूज करते हैं अपनी क्रॉप को वाटर करने के लिए, अब वो सभी के सभी पंप्स जो हैं वो सोलर पावर्ड रहेंगे। देन नेक्स्ट इज फॉर्जिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स का मतलब क्या जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब ये अलायंस जो है वो 2 कंट्रीज की लीडरशिप से बनी है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये दो जो हैं, इन 2 कंट्रीज ने इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जन्म दिया। एंड इसका मेन एजेंडा क्या है कि वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आते हैं, ऐसे कंट्रीज जिनको 300 डेज प्लस का सनलाइट रिसीव होती है, तो वो सभी कंट्रीज जो हैं सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बने। लेकिन फिर ये सीमित नहीं है, दैट मीन्स कि सिर्फ अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपीएससी के अंदर कि क्या सिर्फ इस वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर लाई करते हैं, क्या सिर्फ वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो द आंसर टू दैट विल बी नो। सभी कंट्रीज जो है चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर लाए करते हैं, सबसे पहले उनको पार्टनर बनाना है। और इनको पार्टनर बनाने का मेन एम या मेन रीजन क्या है? दैट इज कि ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनको एक साल के अंदर 300 डेज प्लस की सनलाइट जो है वो रिसीव होती है। देन इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर भी इंडिया लीड कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने, अब आपने देखा होगा कि इंडिया ने कमिट कर दिया है और आने वाले जितने व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो फ्यूल टाइप यूज होता है दैट इज E20। E20 क्या है? जिसके अंदर 20% जो है वो एथेनॉल डाला जाता है। एंड एथेनॉल को क्या माना जाता है? दैट दिस इज अ रिन्यूएबल फ्यूल। ज्यादातर जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आग अगर आपने आज यूज कर लिए, जो पेट्रोल जो डीजल आपने आज अपनी गाड़ी के अंदर अपने स्कूटी के अंदर यूज कर लिया, कल आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एथेनॉल क्या है? एथेनॉल जो है इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि एथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल चीजों से बनता है, तो दैट इज व्हाई उसको रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है, राइट? तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे इंडिया जो है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कि ये आपको छोटा सा हमारा जो सेशन है वो पसंद आया होगा। आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए हेल्पफुल होंगे। सो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो होने जा रही हो तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर रिसीव हो जाए, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।